नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो है जीएनएम स्टूडेंट को लेकर। जितने भी दोस्त अगर आप जीएनएम स्टूडेंट है, चाहे नर्सिंग स्टाफ, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम किए हुए हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से एक नियमावली को लेकर एक नियमावली बनाया गया है। वो मैटर समझ लीजिए दोस्तों कि जो सरकार का जो नियमावली था बनाया गया है, ये विधानसभा से पारित हुआ, फिर विधान परिषद से पारित हुआ, कम्प्लीटली विधानमंडल हो गया। और विधानमंडल से जब ये कंप्लीट हुआ तो गवर्नर के पास गया, और गवर्नर के पास जाने के बाद वहाँ से मुहर लग गया, यानी पारित हो गया। अब भाई नियम तो बन गया। अब नियम क्या ये वैलिड है, कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित नहीं है, इसको लेकर जीएनएम स्टूडेंट मिलकर केस फाइल कर दिए हैं। केस हो चुका है, अभी केस नंबर नहीं मिला है। उम्मीद है एक हफ्ते के अंदर केस नंबर मिल जाएगा। अब देखिए भाई, ये केस क्यों किया गया, कहना देखिए जीएनएम स्टूडेंट लोगों का कहना है कि जीएनएम भी जो क्या है एक डिप्लोमेटिक कोर्स है। जीएनएम में बीएससी नर्सिंग को अलाउ किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन जीएनएम को सीएचओ में अलाउ नहीं किया जा रहा है, ट्विटर में अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो अब जीएनएम वाले को कहना है कि एएनएम भी तो नर्सिंग स्टाफ का ही कोर्स है, एएनएम को भी जीएनएम में डाला जाए और जीएनएम को भी एएनएम में डाला जाए। इसको लेकर चूँकि नियम जो है एएनएम का नियमावली अलग है, जीएनएम का नियमावली अलग है, और बीएससी नर्सिंग का नियमावली अलग है। दोस्तों सबका नियम अलग अलग है। तो क्या आप एएनएम का नियमावली को जीएनएम के साथ इंक्लूड करेंगे, क्या बीएससी नर्सिंग का नियमावली जीएनएम के साथ इंक्लूड करेंगे, या तीनों नियमावली को एक ही साथ इंक्लूड करेंगे? क्या ये वैलिड है? अगर ये वैलिड है तो भाई न्यायपालिका बैठा हुआ है और न्यायपालिका में केस हो चुका है। तो इसको अब क्लियर कराने के लिए अब बहस चलेंगे, और बहस के दौरान किसके पक्ष में फैसला जाता है, क्या सरकार के पक्ष में फैसला जाएगी या जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके पक्ष में फैसला जाएगी, ये आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि बताया जाएगा, ठीक है। नियम सबका अलग अलग है। भाई आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला बीएड और डीएलएड को लेकर। पहले अलाउ कर दिया गया, बीपीएससी टीचर में भी देखेंगे तो बोल दिया गया कि बीएड वाले भी डीएलएड में वैलिड है, लेकिन फिर डीएलएड वालों ने केस किया। डीएलएड वालों ने बोला कि नहीं, बीएड को आप इसमें अलाउ नहीं कर सकते हैं, अलग अलग है। बीएड एक ग्रेजुएट लेवल का हो गया, डीएलएड 1 to 5 लेवल का हो गया। अगर आपने पीजी किया है तो आपको 6ठे-7वें तक पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भाई 1 to 5 के लिए डीएलएड मान है, बीएड वाले को इसमें नहीं घुसने दिया जाएगा। उसी तरह जीएनएम स्टूडेंट का भी कहना है कि हम इसमें बीएससी नर्सिंग वालों को नहीं घुसने देंगे, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का नियमावली अलग है और जीएनएम का अलग है और एएनएम का नियमावली अलग है। अगर भाई आप बीएससी नर्सिंग को इसमें अलाउ कर रहे हैं तो जीएनएम एक डिप्लोमेटिक कोर्स है, एएनएम भी डिप्लोमेटिक कोर्स है, तो एएनएम वाले को भी जीएनएम में बैठने का मौका दिया जाए। जीएनएम लेवल का जो बहाली निकल रहा है उसमें एएनएम को भी भरने का मौका दिया जाए। ऐसे तो सभी लोग डिमांड करेंगे। तो ये सरकार का जो विधानमंडल से जो नियम पारित हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को तकलीफ पहुंचाया है, या उनको लगता है कि भाई क्या ये वैलिड है। अगर उनको तकलीफ़ हुआ होगा या लगेगा कि संविधान के हमारे पक्ष में नहीं है, तभी उन लोगों ने ये सब कदम उठाया है। हालांकि अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बताया जाएगा। जो लोग जीएनएम किए हुए हैं, चाहे स्टाफ नर्सिंग वाले हैं, तो आप इसमें अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। और जो भी इसमें लोग हैं, सभी लोगों की बहुत बड़ा रोल है। हम बाद में नाम भी जिक्र करेंगे जिन लोगों ने इसमें बहुत बड़ा अपना कदम भी उठाया और केस को फाइल करवा दिया। और सभी लोगों को तहे दिल से मतलब क्या अभिनंदन है भाई कि अपने हक अधिकार के लिए लोग केस कर रहा है। और केस करना पड़ रहा है इसलिए कि भाई सरकार की ही लापरवाही है। कोई भी नियम बना रहा है सरकार, तो पहले वो सबको हित में लेकर नहीं जा रहा है। मान लीजिए सबका नियम अलग अलग है, नियम एएनएम का, जीएनएम का, बीएससी नर्सिंग, तीनों का नियम अलग है। तो आप तीनों को कैसे भाई एक साथ घुसेड़ सकते हैं? ये तो भाई किसी न किसी रूप में इसको देखिएगा, स्टूडेंट के पक्ष में ही फैसला आएगा, ठीक है। जीएनएम का जो कोर्स है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों लोग करते हैं। तो जीएनएम स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने केस फाइल किया है उन लोगों को आप तहे दिल से एकदम ओपनली मदद कीजिए, समर्थन कीजिए। और कुछ दिनों में हम उनका नाम भी अनाउंस कर देंगे। जो 5-6 लोग जो भी पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को भी सोशल मीडिया पर हम दिखा देंगे। उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है।
उनका बहुत बड़ा योगदान है इस केस फाइलिंग में, ठीक है। तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। और आप जीएनएम स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप स्टाफ नर्सिंग बनने के लिए सोच रहे हैं गवर्नमेंट में, तो आपको अपने हक अधिकार के लिए भाई लड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल बता रहे हैं, NIOS 18 महीना का डिग्री वाला जो DLED किए थे लोग स्टूडेंट, उन लोगों ने तो सपना छोड़ दिया था कि हम भविष्य में फॉर्म भरेंगे। लेकिन एक विश्वनाथ नाम का व्यक्ति जिसने सुप्रीम कोर्ट में अकेले केस लड़ा और सभी लोगों को एक नई जीवन दिया, उमंग दिया, सपने देखने के लिए भी उसने एक नई जिज्ञासा पैदा किया है सुप्रीम कोर्ट में केस जीत कर उसने। तो उसी तरह है, आप लोगों को भी अपने हक अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा। और जो लोग केस फाइल किए हैं उनका आप लोग खुलकर समर्थन कीजिए। फिर देखिए जीएनएम स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए जो लोग केस फाइल किए हैं आप लोग उन्हीं का समर्थन कीजिए। और मान लीजिए कि पहले कोई जाकर आगे केस फाइल कर दिया, ठीक है, फिर आप पीछे से कोई जाकर केस फाइल करता है तो यहाँ पर बटेंगे तो कटने वाली बात हो जाएगी, ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है। तो भाई बटना नहीं है, जो लोग पहले आगे चल चुका है, जिन लोगों ने केस फाइल कर दिया है, उनका आप लोग समर्थन कीजिए, ठीक। अपने हक अधिकार के लिए तो आगे तो आना ही पड़ेगा दोस्तों। फिर जैसा होगा हम फिर बताएंगे। टेक केयर, बाय बाय। और इस चैनल को आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी कहानी जीएनएम को लेकर होगा जो कभी नहीं हुआ, ठीक है, और जीत भी मिलेगा आपको। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं नेपाल, समझ लीजिए कहाँ, नेपाल, ठीक है। हमारा एग्ज़ाम पड़ा था रक्सौल में, ठीक है। और अभी जो पीछे आप देख रहे हैं ये कौन सी मंदिर है, सुगौली में पड़ता है मंदिर। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जब ब्रिटिश काल का हमारे देश में शासन था लगभग 200 सालों तक, तो उसी समय क्या हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ब्रिटिश नेपाल के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको आंग्ल नेपाल युद्ध बोलते हैं। और ये सुगौली संधि के द्वारा ख़त्म हुआ था। और जानते हैं वो सुगौली संधि 1814 से और 1816 के बीच हुआ था। ऐसे तो इसका जो पेपर पर डॉक्यूमेंटली जो हस्ताक्षर होता है वो 1815 में हुआ था। लेकिन चूँकि जो ब्रिटिश काल का जो गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग, उसने सोचा कि उस समय 1814 से 16 के बीच दो देशों से युद्ध करना बहुत मुश्किल था, एक तरफ अवध से भी और एक तरफ नेपाल से, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग बहुत यहाँ पर चतुराई वाला काम किया। उसने क्या किया कि सुगौली संधि, मतलब इसको बोला कि जल्द से जल्द हम संधि कर लेते हैं, तब उसके बाद अच्छा से अवध पर क्या करेंगे, शासन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो 4 मार्च 1816 को फाइनली सुगौली की संधि हुआ, ठीक है। उस समय समझ लीजिए ब्रिटेन बोल रहे हैं, नेपाल का जो राजा था थापा, ठीक है। और पीछे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा जूम कीजिएगा, दिखाते हैं, यही जो है ना, ये सुगौली मंदिर, यही संधि हुआ था। और ये यहीं पे सुगौली का ये जो क्षेत्र है, ये जो मंदिर है, यहीं पे बना हुआ था। अभी वर्तमान हम लोग यहीं पे है। आगे भी आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, हम आपको पोखरण नेपाल का अच्छा चीज़ भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें था, इसमें आप मान लीजिए कि 2-3 क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। सुगौली संधि कब हुआ था, 4 मार्च 1816 को, कब से कब तक चला, तो 1814 से लेकर 1816 के बीच चला। उस समय ब्रिटेन का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था, ठीक है। तो ये था जगह, आप जूम कर देख सकते हैं। इधर का आसपास का एरिया भी दिखा दीजिए। नेपाल का ये दृश्य है दोस्तों। आगे इससे हम लोग जाएंगे तो हिमालय जैसा दृश्य मिलेगा, आगे जाने पर हिमालय जैसा दृश्य मिलेगा जिससे को पोखरण बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर।